हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस एकेडमी में आप सभी का वापस स्वागत करता हूं। तो आज का एक सेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। दैट इज द डैफ सेशन फॉर द सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी का एक लास्ट स्टेज से पहले आपका पर्सनालिटी चेक करने के लिए यही एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट यूपीएससी के पास होता है। यूपीएससी विल बी हैविंग दिस वन डॉक्यूमेंट कॉल्ड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर दे चेक योर पर्सनालिटी टेस्ट। सो दैट इज द रीजन दिस प्लेस अ very very important role in your selection as well as in your rejection also। आपको सेलेक्ट होने में और बाहर होने में यही एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसीलिए इसको फिल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से हमें फिल भी करना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें शुरुआत से ही समझना चाहिए। उससे पहले एवीकेएस एकेडमी ने आप सभी के लिए यह डैफ फिलिंग प्रोसेस को और आसान करने के लिए एक ब्लैंक डैफ आप लोगों के लिए बनाया है। दिस ब्लैंक डैफ इज अवेलेबल इन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप क्या करोगे, शायद अभी कुछ 1-2 दिन में डैफ फिलिंग यूपीएससी खोलने वाले हैं। खोलने के तुरंत ही बच्चों को ऐसा लगेगा ये एक मूवी का टिकट है और इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ये टिकट लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना है, अब थोड़ा सा समय ले लीजिएगा। डैफ का फिलिंग ऑप्शन ओपन होते ही आप लोगों को फिल करना, सबमिट करने का कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर पूरा 19 पॉइंट होता है एंड दोस 19 पॉइंट्स विल बी द डिसाइडिंग पॉइंट्स फॉर एवरीवन ऑफ यू। आप लोगों को हर एक पॉइंट पे थोड़ा सा इन डेप्थ काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यू शुड बी एबल टू एनालाइज इट। इसीलिए यू गो टू अवर टेलीग्राम चैनल, डाउनलोड दिस ब्लैंक डैफ। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और मेरा वीडियो देखते समय आप एक पेंसिल या फिर एक पेन लेकर के आप बैठिए। Then you fill your details according to whatever the information you have gathered with that। और एक important चीज है, that is this particular session जो हम अभी बात करने वाले हैं डैफ फिलिंग सेशन में, where we are going to speak about certain important points। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको एक अच्छा खासा नॉलेज भी आ जाएगा। जैसे फ्यू इंपॉर्टेंट एरियाज होता है, नेम, एड्रेस, विद दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड, विद दैट फादर एंड ऑक्युपेशन, विद दैट यू विल बी हैविंग सर्विस प्रिफरेंसेस, विद दैट you will be having something like hobbies and interest and achievements। ठीक है, बल्कि आपका पूरा डैफ के अंदर दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, साथ ही एक और वीडियो आएगा आपके लिए जिसके अंदर हम सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करते हैं। तो वॉट एवर इज योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनल ईयर में होता है, कुछ EWS या फिर कैस्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स होता है। सो वी विल बी हैविंग अ सेपरेट सेशन ऑन सर्टिफिकेट्स। अलॉन्ग विद दैट ऑल अदर एस्पेक्ट्स हम आज इस वीडियो में, इस सेशन में बात करने वाले हैं। और भी इसके अलावा कुछ पर्सनल गाइडेंस यदि आपको चाहिए, डैफ गाइडेंस सेशन भी एवीकेएस एकेडमी के अंदर उपलब्ध है। अलॉन्ग विथ अवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के साथ वी हैव डिसाइडेड टू टेक सम अदर 50 स्टूडेंट्स, 50 और बाहर के स्टूडेंट, मतलब एवीकेएस के साथ जो एनरोल नहीं है, चाहे वो क्लासरूम के साथ हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। उसके अलावा वी हैव डिसाइडेड टू चूज 50 अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड गाइड देम पर्सनली इन डैफ फिलिंग सेशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो जानकारी चाहिए वो पूरा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
डिस्क्रिप्शन में जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन टुडे सेशन। ओके गाइस, ये डैफ, इनफैक्ट यदि आप ये डैफ देखोगे पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 19 तक, इफ यू कैन सी दिस देन यू फील लाइक यू आर गोइंग बैक, मतलब आप थोड़ा सा पीछे जा रहे ऐसा लगेगा, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आपका अचीवमेंट तक आपको ये डैफ देखने के बाद ये लगेगा यार मैंने इतना सारा कर लिया क्या, यार मैंने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये मेरा फादर का प्रोफेशन है, ये मेरा मदर का प्रोफेशन है, और क्यों मैं इतना सारा कुछ इतना कम 22, 23, 25 साल के उम्र में मैंने कर दिया क्या। ऐसे करके एक तरह का आपको अच्छा खासा जोश आएगा। लेकिन साथ ही आप लोगों ने रिटर्न क्लियर किया, मतलब आप लोगों ने एक अच्छा खासा लेवल क्रॉस कर दिया है, कुछ लाखों लोगों को आपने हरा दिया, अभी कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ही आप लोगों को अभी हराना पड़ेगा। तब इतना अच्छा स्टेज में आप जब हो, ये छोटे छोटे चीजें जो है, माइन्यूट पॉइंट्स जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए वी विल हैव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। देन रोल नंबर शुड बी रिमेंबर्ड, क्योंकि रोल नंबर जो आपका डिजिट्स होता है, सबसे पहले इनफैक्ट आप लोग एंटर होने के तुरंत ही आप लोगों से पूछने का संभावना है, मतलब आपका क्या रोल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिनेश इज कमिंग इन, दिनेश विल आस्क सर मे आई सिट, then the panelist may say yes you may sit, but before that tell me what is your roll number. With that, name plays a very very significant role or an important role. ठीक है, नेम को तो, नाम को तो आप बदल नहीं सकते हैं ठीक है। इफ योर नेम इज सर्टेन नॉर्मल सी नेम, ठीक है, अच्छा खासा नॉर्मल चलता है आपका नाम, ठीक है, सही है। यदि कुछ लोगों का कुछ स्पेशल नेम होता है, कहने का मतलब वह नेम जो है, वह नाम जो है, उसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, या फिर उस नेम के बारे में कोई पर्सनालिटी हाल ही में न्यूज में है। यदि आपका नाम है पीयूष, एक मिनिस्टर है पीयूष गोयल, यदि आपका नाम है मनमोहन सिंह, अभी न्यूज में है, ठीक है। इफ योर नेम इज उषा, they may ask about PT Usha. If your name is Uma, if your name is Com or something, Mary Com, ठीक है, न्यूज में है, मतलब इस तरह का एक सिग्निफिकेंट। एंड इफ योर नेम इज अ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, सपोज योर नेम इज सुभाष, they may ask about Subhash Chandra Bose. If your name is Ishwar, they may ask about Ishwar Chandra Vidyasagar, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी आपको कनेक्ट करना चाहिए। साथ ही you will also have to connect it with the recent personalities if it is. यदि आपका अजय, विजय ऐसा कुछ नॉर्मल नेम है तो ठीक है, लेकिन नाम को तो आप बदल नहीं सकते, आपको थोड़ा सा पॉश करके ऐसा करके आप लिखना नहीं है। फिर उसके बाद डिटेलली आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस को एक डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग यूपीएससी ने आपसे पूछते हैं, ठीक है। एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, पोस्ट ऑफिस, आपके घर किस पोस्ट ऑफिस इलाके में आते हैं, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, ये तो नॉर्मल बातें हैं जो आप सभी लोगों जानते भी हैं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं है। बट समथिंग विच प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर इज समथिंग अबाउट इन एड्रेस इज कॉल्ड लैंडमार्क। यदि आप अपने एड्रेस के अंदर कोई लैंडमार्क जोड़ते हो, फिर वो लैंडमार्क, सपोज यू आर राइटिंग गांधी रोड, ठीक है, तब ऑब्वियस की बात है यार, यू विल बी कॉट, आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, पकड़ा जाएगा भी। यार गांधी के बारे में बताओ,
कौन सा गांधी सर? महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? ठीक है, मतलब स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड देन इट्स ओके, अदरवाइज ठीक है, गिव सर्टेन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। अदर लैंडमार्क्स भी आप देख सकते हो। ठीक है, नियर राम मंदिर, नियर गणेश मंदिर, नियर सो एंड सो चर्च, नियर सो एंड सो मस्जिद, नियर सो एंड सो गुरुद्वारा। ठीक है, देर ऑल एक्सेप्टेड। नियर सो एंड सो स्कूल, if your school name is, suppose if your nearby locality is Annie Besant Road, ठीक है, then you will be asked about Annie Besant, her contributions, she belongs to which country, so on and so forth. And if suppose your name of your road or street is Franklin Road, then there are high chances of the board member questioning you ki tell me one Franklin whom you know better, who have achieved something. Tell me one Franklin who have achieved something in his life. Tell me one Franklin who have invented or discovered something. Tell me name of the Franklin who have been a Nobel winner. Tell me one Franklin who have been the Oscar winner. Likewise, there can be lots and lots of scope on the nearby landmark. Clear? That's the reason the second important column also, do fill it very carefully. और एक चीज, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर तो नहीं होता वैसे, ठीक है, अभी नहीं चले ना फैक्स वगैरह। सो मोबाइल नंबर भी ऐसा नहीं सर मैंने आज ही एक नया सिम खरीदा और मेरा खुद का नंबर मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन करते वक्त मोबाइल छोड़ दिया, फेसबुक, जीमेल वगैरह छोड़ दिया है। लेकिन उस समय भी आप अपना मोबाइल नंबर रट के जाइएगा, क्योंकि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं बनता आप खुद का मोबाइल नंबर आप नहीं जानते। ठीक है, विद दैट योर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के अंदर भी यदि नॉर्मल सी बात है वे, लेकिन उसके अंदर भी यदि थोड़ा सा और बात करना है, ऑलवेज गिव अ नॉर्मल ईमेल आईडी। जैसे हम देखते हैं माई ईमेल आईडी इज Kunal Rockstar 1234@gmail.com। ठीक है, ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, रॉकस्टर, ठीक है, कुणाल डांसर, ठीक है। यदि आपका नाम है स्मृति, यू विल बी राइटिंग स्मृति रॉकस्टर, स्मृति डांसर 1234@gmail.com। ऐसा जीमेल्स रखने से सीधा एक बोर्ड आपसे एक उम्मीद करेगा कि आप डांसर है या फिर आप रॉकस्टर है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कुमार, ठीक है, कुमार NIT राजस्थान @gmail.com। मतलब क्या बताना चाह रहे हो, आप NIT राजस्थान से हो। कुमार IIT दिल्ली @gmail.com। ठीक है, मतलब ये सारे चीजें यदि आप कुछ सालों से यूपीएससी आपका ईमेल आईडी वही जानते हैं तब तो ठीक है। लेकिन यदि इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर अप्रोचिंग फर्स्ट टाइम विथ यूपीएससी, और इफ यू आर गेटिंग एसोसिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम विथ यूपीएससी, then yes, I don't recommend all the other taglines apart from your keyword of the email address, guys. Third and the most important point which I would like to communicate with you here is about the date of birth. ठीक है, date of birth is इसलिए important है, if at all on your date of birth, on your birthday suppose, there is certain important day. For example, if your birthday falls on environmental day, then you are caught. आपको पकड़ा जाएगा। यार मैं नहीं डरा रहा हूं आपको, लेकिन बस बता रहा हूं किस तरह से आपका पैनल इंटरव्यू या फिर बोर्ड इंटरव्यू होने का संभावना है। ठीक है, सो ये तो बदल नहीं सकते। इफ यू आर बॉर्न ऑन द सेम डे लाइक महात्मा गांधी वाज बॉर्न, ये आपका गलती नहीं है भाई,
ऐसा और नो? इफ यू आर बॉर्न ऑन प्रवास भारती दिवस जनवरी 9 का यदि आपका जन्मदिन है, तब आपका क्या गलती है यार उसमें? लेकिन आप फील करने के तुरंत ही आप लोग उसको असेस करिएगा. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर बर्थडे? दैट कैन ऑल्सो बी डाइवर्टेड बाय द पैनलिस्ट. ठीक है. क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन, ठीक है, यदि यस है तो अंडर विच क्लॉज यू हैव क्लेम्ड, क्लॉज ऑफ द रूल्स अंडर विच यू हैड इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम. ठीक है. एज रिलैक्सेशन वैसे दे विल बी गिवन ओनली फॉर certain sections like SC, ST and OBC. ठीक है. So you will have to understand that and also address the same thing. Click बहुत ठीक से करना चाहिए. नेशनैलिटी इंडियन हो जाता है, नेशनैलिटी इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों इंडियन ही है वैसे. नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप बोथ ऑफ देम आर इंडियन. ठीक है. जेंडर, जेंडर यू नो वेरी वेरी वेल, जेंडर मेल है या फीमेल है, आप अपना जेंडर लिख दीजिएगा. स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल का मतलब द स्टेट यू बिलोंग टू. यदि आप उड़ीसा से हो तो उड़ीसा लिखिए, तेलंगाना से है तो तेलंगाना लिखिए, यदि आप जम्मू कश्मीर से हो तो जम्मू कश्मीर लिखिए. ठीक है. स्टेट ऑफ डोमिसाइल. मैरिटल स्टेटस, शादी हुआ तो यस मैरिड लिखो, शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड लिखो. ठीक है. फिर आपका कॉलम नंबर कॉलम नंबर 8 एंड कॉलम नंबर 9 बोथ ऑफ देम आर स्पीकिंग अबाउट सर्टेन सर्टिफिकेट्स. ठीक है. सर्टिफिकेट्स के बारे में यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. मोर एंड मोर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर टीचर. ठीक है. एक और टीचर आपके साथ बात करेगा, केवल सर्टिफिकेशन के बारे में ही वो बात करेगा. सो यू विल बी हैविंग ग्रेटर नॉलेज अबाउट इट. But in the certification column only, that is in the point 9, whatever is your educational certificate, यदि आप फाइनल ईयर हो तब आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए, किस सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना चाहिए, वो दूसरा मेंटर आपसे बात करेगा. वैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसी 9th पॉइंट के अंदर, इन द सेम पॉइंट नंबर 9 there is a column called G. There is a column called G. Educational qualification commencing with matriculation or equivalent examination till graduation. मतलब आपको सीधा बता दिया जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए जी? 10th, 12th और आपका ग्रेजुएशन. ठीक है जी. 10th, 12th और ग्रेजुएशन. हर एक सब्जेक्ट को आप ठीक तरीके से लिखिए, ठीक तरीके से उसे एलॉबरेट कीजिए. मतलब आपके 10th सर्टिफिकेट के ऊपर मार्कशीट जो होता है उसके ऊपर दिया होता है. ठीक है. जैसे साइंस, जैसे सोशल, जैसे इंग्लिश, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज, ये सारा सब्जेक्ट आप इधर उसी कॉलम में टाइप करिए. ठीक है. सर द सेम थिंग विथ योर 12th as well. ठीक है. मैथ यदि आपने पढ़ा है तो मैथ, यदि आपने साइंस पढ़ा तो साइंस, यदि आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है तो यदि हिस्ट्री वगैरह सिविक्स वगैरह पढ़ा है तो वो लिख दीजिएगा. एंड फाइनल ग्रेजुएशन. ठीक है. ग्रेजुएशन के अंदर भी आप लोग इफ सपोज यू आर बीटेक, ठीक है, यदि आप बीटेक किया है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, बीटेक के अंदर सब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रीम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसी ही, या फिर कुछ होता है ना कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह. ये लिखने के बाद मैं आपको एक सजेशन देता हूं यहाँ पर. यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने के बाद आप लोग थोड़ा सा आपका डिटेल प्रोजेक्ट्स, जो मेजर प्रोजेक्ट होता है आपका, इंजीनियरिंग वालों को बता रहा हूं, वह प्रोजेक्ट लिखने से थोड़ा सा और आपका इंफॉर्मेशन बेहतर हो जाएगा. ठीक है. यदि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आप सीधा सब्जेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है. दिस आई थिंक यू कैन फिल इट वेरी वेरी इजीली. यहाँ पर दे रखा है ईयर ऑफ पास. ठीक है. परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग. ठीक है. सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है, नेम ऑफ द स्कूल या कॉलेज. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If your school is
डीएवी, ठीक है। यदि आपका स्कूल का नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक, पूरा एलॉबरेट करके लिखे, डोंट यूज शॉर्टकट्स, ठीक है। शॉर्टकट्स मत यूज करिए, यू शुड एलॉबरेट इट मोर, ठीक है। क्योंकि समझते नहीं ना, ये हो सकता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भी हो सकता है, या फिर ये दिल्ली एंड वाराणसी स्कूल भी हो सकता है ठीक है। तो किसको पता है यार, डीएवी से हो तो कुछ और स्टैंडर्ड होता है, कुछ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हो तो कुछ और बेसिक स्टैंडर्ड्स होता है। इसीलिए अरे आपका स्कूल का टाइटल से भी सवाल आने का चांसेस है। इसलिए देखो, आपका 90% आपका जो इंटरव्यू होगा, 90% ऑफ योर इंटरव्यू विल रिवॉल्व अराउंड योर डैफ ओनली। ये पूरा आपका डैफ के ऊपर ही घुमा फिरा के डैफ से ही पूछेगा भाई। और कहां से जानेंगे आपका पर्सनालिटी यूपीएससी? यदि आपने अरबिंदो स्कूल से पढ़ा है तो अरबिंदो के बारे में पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? यदि आपने गीतांजलि कोई कॉलेज से पढ़ा है तो गीतांजलि के बारे में पूछेगा। यदि आप रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल से पढ़ा है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूछेगा। मतलब योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एंड इफ यू आर वेरी वेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पास्ड आउट है, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स या फिर एनआईटी से हो, देन ऑल्सो देयर इज अ स्कोप दैट यू विल बी आस्क्ड अबाउट द ड्रॉबैक्स और लैक्यूना in the IIT system, or what are the various drawbacks in NIT system, ठीक है। that has to be understood if you are from so and so colleges, whether you possess NCC B or C certificate, ठीक है। यदि आपका NCC सर्टिफिकेट है तो यस करके सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है। और एक्स सर्विसमैन मतलब जो रिटायर्ड हो गया है। आर यू अ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी सर्विंग 3 साल का 4 साल का सर्विस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे इसके बारे में एक और वीडियो में बात भी करेगा दूसरा सर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, सर्विस प्रेफरेंसेस। पॉइंट नंबर 10 है आपका सर्विस प्रेफरेंसेस, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा लंबा हम अभी बात करते हैं, वैसे ध्यान से देखिएगा। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंप्रेशन भी है बोर्ड को, और यही एक बोर्ड को एक समझ भी है आपके बारे में, समझना आपके आपका क्या लाइफस्टाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप किस तरह का जोन में रहना चाहते हो, वो भी बोर्ड आपका ये सर्विस प्रेफरेंसेस से ही जानेंगे। जैसे इधर सर्विस प्रेफरेंसेस में होता है, इफ यू कैन रिलेट इट विद द अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में देखा जाए तो यू विल बी हैविंग लाइक बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यू विल बी हैविंग सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, यू विल बी हैविंग सीआईएसएफ, Central Industrial Security Forces, ठीक है। With that, you will also be having something called ITBP, Indo-Tibetan Border Police. With that, you will be having the last thing called SSB, यानी सहस्र सीमा बल। मतलब ये एक अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, इनफैक्ट मैंने पिछले कुछ मॉक इंटरव्यूज में भी पिछले साल, उससे पहले में हमने देखा था कि आपने ये प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 मतलब 1 बीएसएफ, 2 सीआरपीएफ, 3 सीआईएसएफ, 4 आईटीबीपी, 5 एसएसबी, ऐसे प्रेफरेंस क्यों दिया है? सर मुझे तो लगा उसी सीक्वेंस में जाना है। नहीं, आपको प्रेफरेंस बगल में देना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है सीआरपीएफ तो फर्स्ट डाल दीजिएगा, सेकेंड है आपका बीएसएफ, थर्ड है आपका सीआईएसएफ, फोर्थ है आईटीबीपी, फिफ्थ है एसएसबी, कुछ मोटा मोटा सा इस तरह से। लेकिन यहां पर बात यह नहीं है कि क्या हमें देना चाहिए, मतलब क्या पहला प्रेफरेंस देना चाहिए।
प्रेफरेंसेस में दो चीज होता है जी। एक तो ये है कि आपका डिजायर्ड प्रेफरेंस और दूसरा होता है एक पॉपुलर प्रेफरेंस। डिजायर्ड सर्विस है और एक क्या होता है पॉपुलर सर्विस। क्या अंतर है? वैसे यदि समझने का यदि हम कोशिश करेंगे, सीआईएसएफ को हाँ मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, एक पॉपुलर सर्विस है क्योंकि अच्छा खासा बैलेंस हो जाता है फैमिली लाइफ एंड वर्किंग एनवायरनमेंट से। सिटीज में रहने का अच्छा मौका मिलेगा। यू विल बी रिसाइडिंग मोर एंड मोर इनटू द अर्बन लोकेलिटीज रादर देन एनी रिमोट एरियाज और डीप फॉरेस्ट। That's the reason people usually say CISF as a popular service. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एक खुद का एक डिजायर्ड सर्विस, वो बॉर्डर पे खड़ा होना चाहता है, लेकिन BSF, like ITBP is there, like BSF, like in fact SSB is there, Sastra Seema Bal. So they're all meant for those who are passionate towards the service, passionate towards the uniform. वर्दी पहनना है, बॉर्डर पे खड़ा होना है, तब उनका कुछ अलग प्रेफरेंस होता है। तो ये डिजायर्ड सर्विस हम कहते हैं। पॉपुलर, देखो पॉपुलर मतलब जो हर लोग चाहते हैं, ठीक है। यदि कोरोना के लिए कोविशील्ड अच्छा काम कर रहा है, सब लोग जाकर के कोविशील्ड ले लेते हैं। यदि कोई अच्छा खासा फूड प्रोडक्ट खाने से वी विल बी हेल्थी, ठीक है, मैकडोनल्ड्स का ही बर्गर खाना है, तब एक पॉपुलर फेस हो गया, ठीक है, इसलिए सब लोग मैकडोनल्ड के पीछे भीड़ लगाते हैं। डोमिनोज से ही पिज्जा खाना है, सब लोग डोमिनोज के बाहर भीड़ लगाते हैं। मतलब ये पॉपुलैरिटी की वजह से आप लोग उसके पीछे जाते हो। लेकिन यार मुझे बर्गर नहीं खाना है, मुझे बर्गर नहीं खाना है, बल्कि मुझे एक सैंडविच खाना है, एक छोटा सा दुकान का सैंडविच खाना है जो बहुत ही टेस्टी है। ये मेरा डिजायर है, बट आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू डोमिनोज क्योंकि ये पॉपुलर है। मतलब ये अंतर समझिएगा। यह अंतर समझते समझते ही आप लोगों को एक और चीज भी समझना चाहिए, वो ये है कि आप सर्विस देने से पहले अब खुद का असेसमेंट भी करना चाहिए। वो कैसे सर? देखिए मैं बता दूं। खुद का असेसमेंट में मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग उस साल का वैकेंसीज देखते हो, ठीक है। अच्छा है यदि सीआईएसएफ का वैकेंसी अच्छा खासा है, यदि आपका इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपको अच्छा इंटरेस्ट है, नक्सल फाइट करना है या फिर ग्रेहाउंड वगैरह में जाना है, अच्छा पोजीशंस में, सॉरी ग्रीन हैंड नॉट ग्रेहाउंड तो स्टेट पुलिस होता है, वैसे यू विल बी ऑप्टिंग ऑल्सो फॉर द सीआरपीएफ। वैकेंसी अच्छा है, ठीक है। एक दो फैक्टर है जी, वैकेंसीज आर मोर देन चांसेस ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रेफरेंस आर मोर। साथ ही यू विल हैव टू असेस योरसेल्फ, सेल्फ असेसमेंट भी इधर काम आएगा। वो कैसे? ध्यान से देखो। यदि आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन में, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 के अंदर यदि आपका स्कोर 160 के आसपास आ रहा है, मतलब 150 प्लस और 160 के नीचे, पेपर 2 आपने पूरा अटेम्प्ट किया है और आपको उम्मीद है कि आपको 90 तक आ जाएगा, ठीक है, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू मे स्कोर अप टू 90 मार्क्स, देन यस there is high chances of getting CISF, which is your desired maybe, which is your popular maybe, ठीक है। लेकिन if you are scoring somewhere around 120 to 130 in your paper 1 and you have attempted the entire paper 2 but you are only targeting like 75 to 80, यदि आप ऐसा टारगेट करते हो तो फिर you will have to give certain preference which may be also comfortable to you as the first preference so that the interviewer gets attracted, ठीक है। मतलब आप सेल्फ असेसमेंट इस तरह से करिएगा, इफ आई लैंड इन दिस स्कोर
And I show to the interview, I show to the panel, I show to the board that I'm more and more passionate towards getting BSF. I'm more and more passionate towards getting ITBP. Then I give my first preference. Absolutely not an issue. कोई इश्यू ही नहीं है भाई. समझ रहे बात को? ठीक से समझना. इसलिए ये प्रेफरेंस देते वक्त एक और चीज भी फैक्टर है. सेल्फ असेसमेंट के साथ ही यू विल ऑल्सो बी knowing more and more points about your reservation. यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और पेपर भी अच्छा हुआ यार, 140 150 तक आ जा रहे पेपर 1 के अंदर, तब क्या दिक्कत है? What is the problem if you are having a reservation? If you are scoring well in paper 1 and paper 2, then give your first preference as CISF if you desire and if you think it is also popular. मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? आराम से मिल जाएगा. आराम से मतलब बेफिक्र रहिएगा आप. समझ रहे बात को? इस तरह से आपको सेल्फ असेस करके आप लोग अपना अपना कैटेगरी देखिएगा, अपना अपना पेपर 1 का कट ऑफ देखिएगा, अपना अपना पॉपुलैरिटी और डिजायर्ड सर्विसेज देखिएगा, उस सर्विस का कंडीशंस देखिएगा. उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको यहां पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा. एंड इफ यू आस्क मी, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सर आप बताइएगा ना क्या प्रेफरेंसेस हमें देना चाहिए यदि आप मेरा पेपर 1 का स्कोर अच्छा है, पेपर 2 ने मेरा पूरा अटेम्प्ट किया है और मेरा कुछ कैटेगरी का भी बेनिफिट लेना चाहता हूं, तब आप मुझे बताइए क्या प्रेफरेंस सही रहेगा, काम करने लायक बताइए सर, ऐसा भी पूछते मुझसे. तो आई गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू CISF, सेकंड प्रेफरेंस टू CRPF, थर्ड प्रेफरेंस टू BSF, फोर्थ प्रेफरेंस टू SSB एंड फिफ्थ प्रेफरेंस टू ITBP. फिर से बता रहा हूं, ये मेरा चॉइस है, ये मेरी टेंडेंसी है, आप इसको मत पकड़िएगा. Don't come into my flow. Don't come into my direction. If you ask me as a suggestion, I go with this. But again, it differs from person to person. It differs from mindset to mindset. It differs from your locality also. यदि आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, तब भी वो भी एक फैक्टर हो जाएगा ना भाई. You have to relocate. ठीक है? There are all various factors which play in choosing the preferences. ठीक है? So after that, one another important point, ठीक है, which we would like to speak here. ठीक है? ये तो other points they are very very easy. Where you ever employ, ठीक है, यदि हाँ है तो हाँ लिख दीजिएगा, नहीं तो नहीं. Place of birth, ठीक है, if you're born in India and others, ठीक है, that you will be filling it by yourself. Place of birth will be different and place of your residence may be different. Maybe. Again, there is no compulsion that you should definitely give certain place of birth. यदि आपका घर से कुछ 5 किलोमीटर दूरी का एक हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ, तब वो वहाँ का एड्रेस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है? Whether you have been selected or applied for UPSC examination or any other recruitments earlier. If you have either point number 13 में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, if you have any examination where you have gone to the optimum level, मतलब एक या दो स्टेजेस उस एग्जामिनेशन का आपने पार किया है, तब लिखिए. आपने बस प्रीलिम्स लिखा, तब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं लगता है मुझे. मतलब प्रीलिम्स लिखा, आपने फेल हो गया, सिविल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी लिखा और आपने फेल हुआ, तब नो नीड टू राइट. बट इफ यू हैव रिटन मेंस, यस, राइट इट हियर. इफ यू हैव क्लियर्ड CDS, राइट इट हियर. If you have went to SSB 1 time, 2 time, 3 time, 5 time, 10 time, लिखो. If you have just written, fail. Return, fail. Return, fail. Don't expand that. मतलब only when you clear one or the other stage, then
you should be in a position to write. Clear guys? एंड उसका रोल नंबर वगैरह याद भी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग होता है 5 साल पहले यूपीएससी का प्री दिया, सर मुझे रोल नंबर याद नहीं है, क्या मैं लिखूं या ना लिखूं? ना लिखो यार, क्या हो जाए उसमें, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है? हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी फ्रॉम एनी ऑफ देयर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन? This I think you can do it by yourself if you have been so. ठीक है? Name of the father, name of the mother, nationality of the father, nationality of the mother, father profession or mother profession. देखो, if the name is to be stressed more, यदि आपका फादर का नाम के ऊपर भी सवाल आ सकता है, नहीं आया भी है, ठीक है? They were asked, the questions were definitely asked from the name of your father, name of your mother, ठीक है? If they are important personality, ठीक है, वो तो देख लोगे आप अपने आप. Nationality of the father, nationality of the mother, no need to explain that. Father profession or mother profession, देखो. Father profession, if suppose your father is working, or if your father is retired from any service, मतलब गवर्नमेंट सर्विस, then you can write it. यदि आपका खुद का बिजनेस होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड करके डाल दीजिएगा. यदि आपका फादर डेली वेजर या फिर डेली लेबर भी है, then also you can write it, because ultimately इनकम भी एक नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है. With that, if your father is not there, sorry for that reason, then you can directly write it like deceased, ठीक है? तो no need to go further about that particular column. मदर प्रोफेशन भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर मेरा मदर तो हाउसवाइफ ही है, लेकिन ऐसा छोटा छोटा काम करके 3-4-5 हज़ार कमा लेते हैं, क्या मुझे वो लिखना जरूरत है? भाई जरूरत नहीं है, ठीक है? If suppose if at all your mother is working somewhere for less money, which is unorganized sector or something like that, ठीक है? Then no need to enter into much larger details. If you think writing the profession of your mother may influence your influence the board to ask a question from that, then definitely yes. Suppose if your mother or your father are into the weaving, are into any handloom, are into any handicrafts or something like that, ठीक है? Yes, the panelists or the board may get influenced towards that, because if there is any government initiative for that, that can also be asked. Annual income of your father, annual income of your mother, ठीक है? State to which your father originally belong, district, ठीक है? State which your mother originally belong, that you will be knowing from your parents, ठीक है? Originally वो कहाँ से हैं? है तो तमिलनाडु में सर, लेकिन हम महाराष्ट्र से हैं, ठीक है? ऐसा होता है ना कुछ लोगों का, तो that is the point to be noted. Father's present address, ठीक है? यदि deceased है तो उनका last address लिख सकते हैं. Mother present address, ठीक है? If the same is the case, you can give the last address. Whether the family owner possesses any of the following asset: agricultural 5 acres of agricultural land and beyond that, residential flat of 1000 sft, residential plot of 1000 square yard, residential plot of 200 square yard in notified municipalities, ठीक है? So likewise, if you have any other property, you should definitely mention it. Column number 16 is very much interesting and very much important also, guys. Column number 16 में आपसे पूछा है read only, speak only, read and speak, read, write and speak, examinations passed. इधर आप लोग 90% लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ, यदि आपको चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन या ऐसा कुछ भाषा नहीं आता है तो, if you don't know any other languages like Chinese, German or Russian or something, then I recommend you to go for the 1, 2, 3 and 4th option, read, write and speak. यहाँ पर जो कॉलम है उसी कॉलम पे आप सीधा जाइएगा.
Read. If you can read, write and speak English, write it there. Read, write and speak Hindi, write it there. Read, write and speak Tamil, write it there. Read, write and speak Telugu, write it there. Likewise. Otherwise, if you have any other difficulty, you can speak only Hindi, अलग से लिखो. You can read and speak only Hindi, अलग से लिखो. ठीक है? Likewise, you will be giving your preferences over here. ठीक है? And coming to the point number 17, in fact, this is the most important point. In fact, this is the reason why this session is based today. आज का ये जो सेशन है, इसके पीछे एक मुख्य कारण भी है हॉबीज या फिर इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों से पूछने का. प्लीज गिव द पर्टिकुलर्स ऑफ करके यूपीएससी आपसे पूछते हैं. प्राइजेस, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप्स. आप अपना स्कूल बैग, कुछ लोग होते हैं ना, सर ये मेरा बचपन का स्कूल बैग है, बचपन का ये सूटकेस है, यहाँ पर मैंने सारा कुछ इकट्ठा करके एक मेमोरी के लिए, ठीक है, मैंने जोड़ा हूँ. ठीक है, अब एक बार अपना सूटकेस या फिर स्कूल बैग, स्कूल का जो पैकेट होता है उसका खोल दीजिएगा. ठीक है, खोलने के बाद वहाँ पर आपको कोई क्विज कंपटीशन में या फिर कोई रनिंग कंपटीशन, ठीक है, या फिर कुछ और प्राइजेस आपको खो-खो में, कबड्डी में ऐसा कुछ मिला है तो यू कैन ऐड इट हियर. स्कॉलरशिप्स, नॉट ओनली स्कूल बट ऑल्सो योर कॉलेज लेवल ऑल्सो. ठीक है, सो प्राइजेस, मेडल्स एंड scholarships. This is the first point. Under this, prizes like if you have participated in any of the event or any of the competitions, then you will be actually awarded a prize. One first prize, one second prize, one constellation prize भी है. तभी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. 17th कॉलम को जितना ज्यादा आप एलॉबरेट करोगे उतना अच्छा है. ठीक है, मतलब यू कैन नॉट ब्लफ देयर, यू कैन नॉट ब्लफ. आप गलतियां मत लिखना उधर. यू कैन नॉट राइट समथिंग फेक. यू शुड ऑलवेज राइट समथिंग विच यू हैव अचीव्ड. आप लोगों को कोई मेडल मिला होगा. मेडल्स मतलब इफ यू आर अ स्कूल टॉपर मेडल मिलेगा, इफ यू आर रनिंग रेस वगैरह में आपको मेडल मिलेगा, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स या फिर कॉम्पिटिशन्स में आपको मेडल्स मिलेगा. यस, यू कैन राइट इट. आपका कॉलेज के अंदर भी यदि इंट्रा भी हुआ या फिर इंटरव्यू हुआ, इंटर यूनिवर्सिटी होता है, इंट्रा यूनिवर्सिटी भी होता है, तब भी आप कुछ भी अचीव किया है ऐसे ही, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या रनर हो, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन भी हो, तब भी लिखिएगा. कोई स्कॉलरशिप, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप्स देते हैं. फीस रिफंड भी कुछ लोगों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कुछ कॉलेजेस वगैरह देते हैं. Scholarship for being a school topper, scholarship for being a class topper, scholarship for being selected from a particular district, ऐसे भी होता है. कुछ जिला में if you are selected for NIT, यदि आपका जिला में आपको अच्छा जिला का नाम आपने रोशन किया है, तब आपका MLA या कोई मिनिस्टर का या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह आपको सम्मान करेगा और आपको 1 लाख का, 2 लाख का कुछ प्राइज मनी आपको मिलेगा. ठीक है, मतलब यदि मिला है तो ब्लफ मत कर, फेक मत लिखिएगा. ठीक है, मिला है तो लिखो, ऐसा मत लिखना यार सर मेरा मुझे 10th क्लास में 10th के बाद मुझे 12th के बाद मुझे IIT का सीट मिला और मेरा दादाजी ने मेरे को 50,000 का एक बाइक खरीद के दिया. ठीक है, ये मत लिखिएगा गाइस, डोंट राइट दिस. ठीक है, only thing which have a recognition and accreditation have to be written here. फिर कॉलम नंबर बी के अंदर आपको स्ट्रेस किया है यहां पर टीम, गेम, स्पोर्ट, एनसीसी, हिचिकिंग, माउंटेनरिंग एटसेट्रा. स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस किया है यहां पर. वॉट एवर द स्पोर्ट यू आर गेटिंग एसोसिएटेड और कनेक्टेड और इंटरेस्टेड एट, you can write it here.
ठीक है. If suppose you are more fond of cricket, but whatever you write here, suppose you write cricket, suppose you write trekking is your suppose you write hockey, suppose you write football, suppose you write tennis, suppose you write table tennis, whatever. लिखने के बाद you should be in a position to assess it. You should be in a position to know all the rules. आपने लिखा, मान के चलो गलती से वॉलीबॉल लिखा, पूरा वॉलीबॉल टीम के अंदर कितने मेंबर होते हैं वो आप नहीं जानते, गलत बात है यार. ठीक है. क्रिकेट टीम का पूरा स्क्वाड कितना होता है, ऑफ लेंथ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ड्राइव क्या होता है, पूरा टर्मिनोलॉजीज आपको जानना चाहिए. टेबल टेनिस लिखा है, टेबल टेनिस नेट का लेंथ क्या है, फुटबॉल का कोर्ट का कितना लेंथ होना चाहिए. ठीक है. वॉलीबॉल कोर्ट का कितना डायमेंशंस होना चाहिए, कितना ऊंचा में कितना हाइट होगा वॉलीबॉल का नेट. ठीक है. बास्केटबॉल कोर्ट कितने ऊपर होता है वो आपको जानना चाहिए. बास्केटबॉल टीम के अंदर कितना प्लेयर होता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन तीनों बॉल के अंतर क्या है. यदि आप इतना अच्छा नॉलेज किसी भी स्पोर्ट के ऊपर है तब लिखिए, अदरवाइज नो. यहां पर पॉपुलैरिटी मत देखिएगा. इंडिया के अंदर यार पॉपुलर है क्रिकेट, मैं आईपीएल देखता हूं, T20 वर्ल्ड कप देखता हूं, वनडे वर्ल्ड कप देखता हूं, बल्कि टेस्ट मैच भी देखता हूं. धोनी, युवराज सिंह जहां पर खेलता है वहां टीम मैच में देखता हूं और इसलिए मैं क्रिकेट लिखता हूं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. यदि आप क्रिकेट देखते हो, जरूरी नहीं आपको पूरा जानकारी उसके बारे में होगा. ठीक है. टीम, गेम, स्पोर्ट, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, जो कुछ भी आपने खेला है, क्योंकि यू आर इनटू द यूनिफॉर्म सर्विस, राइट. जब आप यूनिफॉर्म सर्विस में होते हो, डेफिनेटली यू शुड बी फिजिकली वेरी वेरी एक्टिव. दैट्स द रीजन. पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस. ठीक है. स्कूल और कॉलेजेस में कोई लीडरशिप के बारे में आपने ट्रेन किया है, लीडरशिप का कोई सेशंस आपने लिया है. ठीक है. इफ यू आर अ हाउस कैप्टन, कुछ होता है, कुछ मार्च पास्ट के लिए कुछ टीम्स को डिवाइड करते हैं. उस मार्च पास्ट टीम का यदि आप कैप्टन हैं, क्लास का मॉनिटर है, स्कूल का हेड बॉय है, स्कूल का कैप्टन है, कॉलेज का कैप्टन है, आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया है, कुछ फेस्ट वगैरह आपने ऑर्गेनाइज किया है, अपने कॉलेजेस में कुछ म्यूजिकल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, आपका कॉलेज को श्रेया घोषाल आया है, उस पूरा प्रोग्राम को आपने खुद देखा है, यू हैव मॉनिटर्ड इट. ठीक है. आपके कॉलेज को कोई राष्ट्रपति कॉन्वोकेशन एड्रेस देने आया है, तब आप पूरा प्रोग्राम को आपने खुद संभाला है. ठीक है. यदि आपका कॉलेज का कोई ट्रिप गया है, कोई माउंट आबू गया या फिर कोई कुल्लू मनाली या फिर शिमला वगैरह गया है, तब उस पूरा ट्रिप का आप मैनेजर रहे. ठीक है. वो आप लिख सकते हैं. वैसे जहां पर आप लीडरशिप क्वालिटी आपने एम्बाइब किया है या फिर दिखाया है, या फिर चाहे वो स्कूल लाइफ में हो सकता है या फिर वो कॉलेज लाइफ में भी हो सकता है, वो आप यहां पर जोड़ना चाहिए. अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट, यहां पर हॉबीज आपको लिखना है. ठीक है. हॉबी क्या होता है, हॉबी या फिर इंटरेस्ट, मैंने यहां पर लिख दिया है हॉबी या फिर इंटरेस्ट. कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हॉबी अलग है, इंटरेस्ट अलग है. ठीक है. उसके अंदर टिक जाने की कोई खास जरूरत भी वैसे नहीं है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब आपको फ्री समय में आप क्या करते हो. ऐसे मत बोलना फ्री समय में हम YouTube देखते हैं, फ्री समय में हम, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा हो जाएगा यार. When the scope is huge, स्कोप ज्यादा है तब आपको सवाल पूछने का संभावना भी बहुत ज्यादा है. YouTube में आप क्या देखते हो, हम ये भी केस देखते हैं. ठीक है. ऐसा मत करना. YouTube और इंटरनेट ब्राउजिंग ये हॉबी नहीं है, वैसे एक दूसरा तरह का भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ब्राउजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, यूट्यूब, ठीक है. हाँ, यू कैन स्ट्रिक्ट मेक योर सेल्फ स्टिक टू रेस्ट्रिक्टेड जोन. ठीक है. आई ब्राउज अबाउट
motorcycles. I browse about cars. I browse about the latest discoveries. I browse about the robotics. I browse about women empowerment. Likewise, yes, that can be written. Other hobbies. जैसे if your hobby is to play cricket, यदि आपने ऊपर में पॉइंट नंबर ए में यदि आपने क्रिकेट में कुछ मेडल जीता है, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट हॉबी है। कबड्डी में कुछ मेडल जीता, प्लेइंग कबड्डी हॉबी हो सकता है। खो-खो में कोई मेडल जीता, प्लेइंग खो-खो हॉबी हो सकता है। बास्केटबॉल में कोई मेडल जीता, प्लेइंग बास्केटबॉल हॉबी हो सकता है। वैसे खाना पकाना आपको अच्छा लगेगा, चाइनीज बना सकता हूं, नॉर्थ इंडियन बना सकता हूं, साउथ इंडियन भी बना लूंगा, ईस्ट इंडियन भी बना लूंगा, वेस्ट इंडियन भी बना लूंगा। यस, हॉबी है। सर मैंने आज तक पूरा नॉर्थ इंडिया घुमा दिया, ठीक है, पूरा नॉर्थ इंडिया मैंने ट्रिप गया हूं, मैंने पूरा नॉर्थ इंडिया घूम चुका हूं। ट्रैवलिंग मेरा एक पैशन है, बाइक राइडिंग मेरा पैशन है, पूरा बाइक में मैं घूमता। मेरे एक दोस्त है वैसे जो बाइक पकड़ते पूरा दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक बाइक से ही जाते रहते हो, ठीक, वो उनका हॉबी है, वो उसके लिए समय निकालते हैं। यदि आपका भी ऐसा कुछ है, ठीक है, लेकिन ऐसा मत पूरा लिखिएगा कि मैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा बाइक से घूम चुका हूं। फिर पैनल पूछेगा यार आपने यूपीएससी का तैयारी कब किया, ठीक है, ऐसा 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 स्कोप मत दे दीजिएगा। लेकिन हाँ, ट्रैवलिंग इज कैन बी योर हॉबी। फिर आप बोर्ड से बोल भी सकते हैं, सर मुझे अभी तक समय मिला कि पूरा नॉर्थ इंडियन घूमने का। सर्विस में जाने के बाद मेरा यदि छुट्टी वगैरह मिलेगा मेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से, देन आई विल बी गेटिंग I'll be taking a chance to go to West India, Northeast India, East India, South India, सब कुछ। And sir, if looking at my preferences, my promotions, my transfers may also make me get associated with the new places, new culture, new tradition, new thoughts, new ideas, new learning, new discoveries। ऐसा मतलब हॉबी हमेशा ऐसा हॉबी चूज करो जहां पर आपको स्कोप ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, लिमिटेड सवाल आने का संभावना होना चाहिए। आप यूपीएससी को ये चांस नहीं देना, पैनल बोर्ड को आप चांस ये नहीं देना कि आप मेरे से कुछ भी पूछ ले। कुछ लोग लिखते हैं रीडिंग बुक, यार हाल ही में क्या किताब पढ़ा, किताब का नाम बताओ, उसके अंदर क्या आपको समझ में आया, वो सब। सिंगिंग सॉन्ग्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, पूरा मतलब आपको द पैनल विल मेक यू ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग, जानते हो। इस तरह से मतलब स्कोप जहां पर ज्यादा होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इफ यू आर नॉट वेरी मच fully excited with that. If you are good at singing, you can sing any song. Yes, singing can be your hobby. Why not? Dancing can be your hobby. Okay. But that perfection should be. It better. Perfection in the sense, you can be knowing, you should be knowing. Suppose you give the idea of dance to the panelist, you should say what is the difference in Mohiniyattam, what is Kathak, what is Kathakali, what is Kuchipudi, what is Bharatanatyam। इन सब के बारे में अंतर आपको जानना चाहिए, समझ में आना भी चाहिए। what is the normal dance, what is the pop dance, what is the salsa dance वगैरह सारा कुछ आपको जानना चाहिए। क्लासिकल डांस करते हो या फिर कुछ और डांस करते हो, एनीथिंग कैन बी अ हॉबी, कुकिंग कैन बी अ हॉबी, ठीक है, ट्रैवलिंग कैन बी हॉबी, जैसे मैंने कहा था आपसे। सो दिस ऑल थॉट्स एंड दिस ऑल परफेक्शन शुड बी विजिबल टू द पैनलिस्ट व्हेन यू राइट योर हॉबी। Otherwise, I don't recommend to go for any such a hobby where the scope is huge, where the scope is large. ठीक है guys? Along with that,
आई होप आई एम कमिंग वेरी क्लियर विद द पॉइंट नंबर 17 पॉइंट के बारे में आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया है. वी हैव स्टिल एनी कंफ्यूजन, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. इन फैक्ट आई टेक अनदर few sessions on point number 17 or any other point, whatever you need. Photo ID proof, I recommend you to go for Aadhaar card only, because that is not actually the only accepted one, but because you will be asked the ID number also, that may be asked actually. So Aadhaar card can be mugged up easily, that's the reason. Okay, list of scanned copies uploaded by the candidate, okay, that will be the point number 20, where you will be getting a certification, where you will be getting a acknowledgement of what are being received by UPSC from you. Okay, so these are certain 19 points or 20 points that are being placed in the CAPF DAF of this year or any other year as well. So I recommend all of you to please download this particular DAF, go to our Telegram channel, and also somebody who is watching our video for the very first time today, do join our Telegram channel today itself for all the regular updates. And that's it for today. Keep watching. Jai Hind.